हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? बोर्ड एग्जाम 7 को है और उससे पहले ज्योग्राफी को वन शॉट में एकदम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, मजेदार तरीके से, बिना किसी बर्डन का। आपको करना है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस कदर देखना है कि मतलब अगर आप ध्यान से इसको देख लोगे तो मेरी जिम्मेवारी है, यहीं पर याद करा दूंगा घर जा करके या घर पे रह के फिर से आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा और सबसे कम एफर्ट डालना पड़ेगा आपको ज्योग्राफी में। तो चलिए बिना किसी देरी का इसको स्टार्ट करते और खत्म करते बड़े ही मजेदार तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्स किसको कहते हैं। वो क्लास 8 वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी कि रिसोर्स दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। नहीं, रिसोर्स का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, वो होता है रिसोर्स। ठीक है। अब आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस पाई चार्ट का मतलब हम आपसे पूछे कि इस पाई चार्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें बनेगा 1 मार्क क्वेश्चन की बताओ इंडिया में कितना परसेंट प्लेन्स है। 43% प्लेन्स है। कितना परसेंट माउंटेन है? 30% माउंटेन है। और कितना परसेंट प्लेट्यू है? तो 27% प्लेट्यू है। बड़ा ही सिंपल सी चीज, 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन और 27% प्लेट्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक पाई चार्ट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सब बता दोगे टोटल कितना है, या 1 1 मार्क का क्वेश्चन, तो उसको वहां से हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अब एक चीज चैप्टर 1 में बड़ा ही सिंपल सा चीज है कि अर्थ समिट क्या था। ठीक है। तो अर्थ समिट क्या था और अर्थ समिट कब हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, इसका मेन पर्पस क्या था, बड़ा ही सिंपल तरीके से जानते हैं हम लोग कि अर्थ समिट जो था वो 1992 में हुआ था। और इस समिट को करने का जो मेन पर्पस था, इस समिट के करने का मेन पर्पस था कि 20th सेंचुरी खत्म हो रहा था, 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे। हम उन रिसोर्स को इग्नोर करेंगे जिस रिसोर्स का स्टॉक लिमिटेड है, जिस रिसोर्स को यूज करने के बाद इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। और पूरे वर्ल्ड के लिए यही एक मेन प्रॉब्लम था और इस मेन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में एक क्या होता है, मीटिंग होता है, जिसमें मोर देन 100 जो कंट्रीज थे उसके हेड मिले थे। और मिल करके उन्होंने डिसाइड किया कि हमको करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमको इकोलॉजिकली बैलेंस बनाना है। और इसमें इसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं क्योंकि 21st सेंचुरी में हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे रिसोर्स डैमेज हो। याद रखोगे इस बात को। ठीक है। और इसको 1 मार्क क्वेश्चन है कि आखिर एजेंडा 21 को कौन लीड किया था। तो एजेंडा 21 को यूएनसीडी लीड किया था। यूएनसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डेवलपमेंट। तो यूएनसीडी यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है और उसी ने इस चीज को लीड किया था। तो इस चीज को याद रखोगे आप। या इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट है कि यहाँ पर गुलिच इरोजन क्या है। तो सॉइल जब डिग्रेड हो जाता है, जब सॉइल में बॉन्डिंग वीक रहता है, तो रिवर के जो वाटर है वो आसानी से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं और इसको गुलिच इरोजन बोलते हैं। इसको गुलिच इरोजन कहते हैं। याद रखोगे वो सबमिट हुआ कब था, 1992 में। कितने कंट्री मिले थे? 100 कंट्री मिले थे। और ये अर्थ फर्स्ट समिट था 21st सेंचुरी में, हम रिसोर्स को डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज, मान लीजिए कि रिसोर्स को कैसे हम बचाएंगे, रिसोर्स को प्लान कैसे करेंगे। रिसोर्स तो इंडिया में बहुत सारे हैं। प्लान करने का मतलब कि हम इसको वाइजली कैसे यूज करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग का मेन पर्पस होता है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, और दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस करेंगे। सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसका क्वांटिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, और उसके बाद एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उन रिसोर्सेज का। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंटर्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसोर्स को डेवलप करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान सेटअप करेंगे। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इंडिविजुअल बेसिस पे जिस रिसोर्स को मैंने डेवलप किया या जिस रिसोर्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, उसको नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि नेट सोन एरिया किसको बोलते हैं। तो जो जगह कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल रहता है किसी भी रीजन में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कंट्री हो, उसको हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? और यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, जैसे मान लो
टोटल एरिया के बारे में नहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ नेट्स ऑन एरिया किसके पास है, तो सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब के पास है। याद रखोगे किसके पास, पंजाब के पास है, ठीक है। और सबसे कम किसके पास है, मतलब वहां पर कल्टीवेशन लैंड ही नहीं, अगर है तो काफी कम है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इन सब के पास फॉरेस्ट ज्यादा है, कल्टीवेशन लैंड इनके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसोर्स कैसे डैमेज होता है, रिसोर्स के डैमेज होने के मेन कॉजेज क्या है, कारण क्या है। तो रिसोर्स के डैमेज होने का जो मेन कारण है वो माइनिंग से भी रिसोर्स डैमेज होता है, ठीक है। डिफरेंट माइंस है, उस माइंस का अगर हम प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो उससे भी रिसोर्स डैमेज होगा, ठीक है। माइनिंग साइट्स आर abandoned फॉर आफ्टर excavations a work is complete leaving deep scars and trace of the overburdening। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज देखिए ना, जैसे अगर आप झारखंड में जाओगे, हजारीबाग में, बोकारो वाले रीजन में, आपको थोड़ा सफोकेशन फील होगा, क्योंकि वहां पर कोल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल्स जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, प्रॉपरली कहीं भी इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो प्रॉपरली उसको ट्रीट करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम्स डेवलप करेंगे जिससे उसके पार्टिकल्स एयर में नहीं आए और आसानी से वो चीजों से, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। कौन कौन से स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन और माइनिंग होता है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। और इसमें जो स्टेट इंक्लूड होंगे जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब रीजन में माइनिंग के कारण भी लैंड डिग्रेड होता है। और डिफोरेस्टेशन ऑल्सो ए मेजर रीजन। डिफोरेस्टेशन मतलब लार्ज स्केल में ट्री को अगर कट कर देंगे तो उसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। माइनिंग हैव कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन, माइनिंग के कारण भी होता है, डिफोरेस्टेशन के कारण भी होता है, ठीक है। In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for the land degradation। जैसे एक तो माइनिंग हो गया वहां पर, उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग जो है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब किसी स्टेट के पास ग्रेजिंग लैंड है, पेस्चर लैंड है, मिडोज है, और उस पे कंटिन्यू कैटल को आप खाने के लिए भेज रहे हो, मतलब कंटिन्यू वहां पर कैटल ग्रेज कर रहे हो उस लैंड को, तो कुछ दिन बाद वहां से ग्रासेस खत्म हो जाएंगे। और ग्रासेस खत्म होने का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है क्या, ग्रासेस अगर वहां पर खत्म हो जाएंगे तो वहां से लैंड आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है लैंड डिग्रेडेशन का, ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज इन salinity and alkalinity in the soil। ये तो ओवर ग्रेजिंग मध्य प्रदेश गुजरात वाले रीजन में, ओवर माइनिंग जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले रीजन में। और अगर हम ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा इरिगेशन की बात करेंगे, वो है पंजाब में। कंटिन्यू हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस वाटर को पानी में छोड़ देते हैं, मतलब जो आपके पास लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड, उसमें छोड़ देते हैं। उससे उस लैंड की जो फर्टिलिटी है कंटिन्यू लॉस होती है, उस लैंड में सैलिनिटी बढ़ जाती है, और इसके कारण सॉइल डिग्रेड होता है। कॉजेज क्या है, तो कॉजेज तीन बताए। कंट्रोल कैसे करेंगे, जो जो तीन कॉजेज उसको रिमूव करो, हटाओ और कंट्रोल कर लो। सॉइल के डिग्रेडेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, जो उसके कॉजेज है उसको रिप्लेस करो, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड। अच्छा, एलुवियल सॉइल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉइल कितने हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो मेनली 5 है, ठीक है। एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल की स्पेशलिटी क्या होती है, एलुवियल सॉइल फॉर्म कैसे होता है। एलुवियल सॉइल जनरली जो प्री नैशनल रिवर है जिसके पास होल ईयर वाटर रहता है वो फॉर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज, सतलज रिवर। इसके अलावा इसके अलावा जो साउदर्न रिवर है, जो चार मेन रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, जैसे कावेरी हो गई, उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये अपने कोस्टल रीजन में डेल्टा क्रिएट करती है, और ये डेल्टा से एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। और जहां पर एलुवियल सॉइल, वहां पर कल्टीवेशन ज्यादा, और जहां पर कल्टीवेशन, वहां पर से आप देखोगे कि जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर एग्रीकल्चर होता है, स्पेशली राइस का एग्रीकल्चर। आपको अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बालक कि बताओ कि क्या चीज वहां पर पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। आखिर एलुवियल सॉइल इतनी फर्टाइल होती क्यों,
तो उसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है और इसके कारण ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं। शुगर केन, पैडी, व्हीट और जो डिफरेंट सीरियल्स है और पल्सेस है उसको उगा सकते हैं। इस सॉइल का प्रोफाइल है, जैसे सबसे बॉटम पार्ट में अनवेदर्ड रॉक होता है, ऊपर में सब स्ट्रेनम होता है, उसके ऊपर सब सॉइल वेदर्ड रॉक होता है और सबसे ऊपर टॉप सॉइल होता है। याद रखोगे जो टॉप सॉइल है यही फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही सॉइल क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्टिलिटी के लिए यही सॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। फॉर्मेशन एंड रीजंस आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इट इज फॉर्म फ्रॉम, अच्छा रेगुर सॉइल किसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है और डेक्कन वाले रीजन में इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा डिपोजिशन है। महाराष्ट्र और गुजरात ही इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, क्योंकि ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक क्लेई मटेरियल्स होता है, अगर हम इसमें वाटर डाल देंगे तो स्टिकी हो जाएगा और अगर हम ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम और लाइम होता है, बस इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट जो कंटेंट होता है वो कम होता है और इट इज द मोस्ट फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल किसके लिए सुटेबल होता है, ब्लैक सॉइल कॉटन की ग्रोथ के लिए सुटेबल होता है। दो सॉइल हम लोग ढंग से किए। और एलुवियल सॉइल की बात करते हो तो उसमें एक पॉइंट हमारा था कि बांगर और खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल नोन एज बांगर एंड न्यू एलुवियल सॉइल नोन एज खादर। खादर के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, बांगर के पार्टिकल लार्ज होते हैं। बांगर लेस फर्टाइल होता है, खादर मोर फर्टाइल होता है। बांगर ओरिजिनेशन प्लेस के पास में रहता है और खादर ओरिजिनेशन प्लेस के दूर होता है। ठीक है। जैसे गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट करते हैं, उत्तराखंड में नहीं। ठीक है। अच्छा अगर एक बात बोले, ठीक है, कि रेड सॉइल कैसे फॉर्म होता है, तो रेड सॉइल जो इग्नियस रॉक एरिया जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन पाया जाता है। और इसके कलर की बात करेंगे तो इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन रहता है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड वेट, अगर इसमें वाटर ऐड हो जाता है तो हाइड्रेटेड हो जाता है येलो कलर, और अगर नहीं रहता है डिहाइड्रेटेड रहता है तो उस केस में ये रेड रहता है। सुटेबिलिटी की बात करें तो जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बट विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग पल्सेस, मिलेट्स एंड राइस। देखिए इसमें क्या नहीं होता है, इन इसमें जनरली डिफिशिएंट होता है, मतलब कमी रहती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। लेकिन अगर प्रॉपर इरिगेशन कर देंगे और फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे तो हम इसमें उगा सकते हैं पल्सेस को, मिलेट्स को और राइस को। मतलब ट्रीटमेंट, हर दवा का मतलब हर बीमारी का एक दवा होता है, एक इलाज होता है। मिट्टी कम फर्टाइल है, फर्टिलाइजर ऐड करो, मिट्टी में ह्यूमस कम है, इरिगेशन प्रॉपरली करो, हो जाएगी फर्टाइल। जाहिर सी बात है कि एलुवियल सॉइल जैसी नेचुरल फर्टिलिटी इसके पास नहीं आएगी, बट ये भी फर्टाइल रहेगी। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल क्या होता है कि अगर तरह के नेचुरल फोर्स, अगर हेवी रेनफॉल हो गया उससे, या अगर सॉइल ड्राई है तो तेज हवाएं भी सॉइल के अपर मोस्ट पार्ट को उड़ा करके ले जाती है और सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है। ह्यूमस कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कारण ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। लोकेशन और क्रॉप्स की बात करते हैं तो मोस्टली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में ये पाया जाता है। कहाँ पर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में। और यहाँ पर कैश्यू नट्स, काजू, कॉफी ये सब उगा सकते हैं इसमें। आफ्टर adopting appropriate soil conservation technique, it is very useful for growing tea, coffee and cashew nuts. काजू, कॉफी और टी उगाने के लिए सबसे सुटेबल होता है लेटराइट सॉइल, लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है क्या, इसमें डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ड्राई हो जाता है, धूल बन जाते हैं, उस समय इसके बैक्टीरिया जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने वाले बैक्टीरिया वो वहां से हट जाते हैं, इसीलिए लेस फर्टाइल हो जाता है।
अच्छा, टेक्सचर एंड सॉल्ट, दे आर रेड एंड ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड ऑफन सलाइन इन नेचर। सैंडी टेक्सचर होता है, सलाइन नेचर होता है। एरिड सॉइल की बात करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है, लेस ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। कंकर लेयर इसके बॉटम सरफेस पे होता है, इसलिए प्रॉपर इसका वो आपका इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। और अगर हम फिर से वही कि अगर प्रॉपरली वाटर का इरिगेशन कर देंगे और फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे तो ये भी थोड़ा फर्टाइल हो जाता है। यहाँ देखिए एक फोटो और दिख रहा होगा आपको सॉइल इरोजन का, और इसमें नेचुरल फोर्सेस या वाटर जो है इस सॉइल को इरोड कर रहे हैं। जैसे किसी रिवर को देखोगे, रिवर में अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, वाटर जैसे ही कम होता है तो वाटर कम होने के कारण क्या होता है, वाटर कम होकर देखोगे वहां से मिट्टी हटी हुई दिखती है। तो एक गुलिश इरोजन का, सॉइल इरोजन का मेन फैक्टर्स होते हैं ये सारे। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका है हमारा तीन कि रिसोर्स है क्या, इसे यूज कैसे करेंगे और लास्ट में बचाएंगे कैसे। सॉइल के आपने सारी चीज देखा, बचाएंगे कैसे, जो फैक्टर थे उसको रिमूव करो। काउंटर प्लगिंग कर देंगे, काउंटर प्लगिंग मतलब दोनों साइड से प्लगिंग करेंगे, जिससे सॉइल अटैच हो जाता है, ह्यूमस ज्यादा उसमें अपियर रहेगा और इरिगेशन भी प्रॉपरली होगा। टेरेस फार्मिंग करेंगे, जो माउंटेनियस रीजन है वहां पर सीढ़ी नुमा खेती करेंगे आप। इससे क्या होगा कि एक तो माउंटेनियस रीजन वाटर की स्कार्सिटी रहती है, प्रॉपरली इरिगेशन कर लेंगे, कम पानी में इरिगेशन कर लेंगे, और सॉइल भी डिग्रेड नहीं होगा क्योंकि बॉटम सरफेस में थोड़ी सी वो बैरियर्स बना देंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर देंगे, एक लैंड में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को लगा देंगे, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी कंट्रोल हो जाएगी। सॉइल मतलब लेस फर्टाइल से मोर फर्टाइल बन जाएगा। और एफोरेस्टेशन मतलब होता है लार्ज स्केल में ट्री को प्लांट करना। सॉइल की ट्री की रूट्स की स्पेशलिटी होती है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो बांध करके रखते हैं, सॉइल नहीं होने देंगे डिग्रेड हो। याद रखोगे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर ट्री लगा हुआ है तो बहुत सारे जगहों पे रोक देता है फ्लड को, डिग्रेड नहीं होने देता है सॉइल को। वो नहीं कि गंगा रिवर एकदम फुल फ्लेज में और वहां पर ट्री लगा तो नहीं काम करेगा, बट मैक्सिमम केस में छोटे मोटे फ्लड को कंट्रोल कर देता है। रिफॉरेस्टेशन, जहां ट्री काटे वहीं पर प्लांट करेंगे, इसको रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और इससे भी सॉइल के इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो टेरेस फार्मिंग, काउंटर प्लगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, एक आपके पास लैंड है उसके चारों तरफ ट्री प्लांट कर दो ताकि वहां से सॉइल आसानी से डिग्रेड ना हो। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, तो अभी अब जिक्र किया हम लोग की लार्ज स्केल ट्री को कट करना डिफोरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब अभी गुजरात राजस्थान वाले रीजन में कॉजेस की बारे में बात कर रहा है। ओवर इरिगेशन तो हरियाणा पंजाब वाले रीजन में ओवर इरिगेशन, जिससे सॉइल में सैलिनिटी आ जाती थी, लेस फर्टाइल। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो टॉक्सिक केमिकल्स है और इफ्लुएंट्स है, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट न करके वाटर बॉडीज में ऐड करने के कारण ही सॉइल क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। ठीक है, जैसे आने के इसके चांसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि कहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो याद रखोगे जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है जहाँ पर हिमालय है, वहां पर फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। हिमालय के जस्ट नीचे प्लेन्स क्रिएट होता है, तो एलुवियल सॉइल, ये आपका एलुवियल सॉइल है। ये अभी जिक्र जो किए थे ईस्टर्न घाट्स का, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल है। ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपका मध्य प्रदेश दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है, तेलंगाना दिख रहा है, सम पार्ट, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला रीजन भी, तो ये ब्लैक सॉइल के लिए है। ठीक है, और अगर हम एरिड सॉइल की बात करें तो जो हमारे पास थर्ड डेजर्ट राजस्थान वाले रीजन में, वहां पर एरिड सॉइल है। लेटराइट सॉइल पैचेस में देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं जहाँ हेवी रेनफॉल होते हैं, यहाँ पर लेटराइट सॉइल है, इस रीजन में भी लेटराइट सॉइल है थोड़ा सा, यहाँ पर भी थोड़ा सा लेटराइट सॉइल है। तो लेटराइट सॉइल पैचेस में देखने को मिलता है। और एरिड सॉइल तो जिक्र कर लिए हम लोग, ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ये बचा हुआ पार्ट जहाँ पर माइनिंग सबसे ज्यादा होता है वहां पर क्या, रेड सॉइल। इधर अच्छा से देखोगे वहां पर क्या चीज है, वहां पर है रेड सॉइल। ठीक है, चैप्टर 2 में एंट्री करते थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या है बालक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1970
1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके बाद बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, जिसमें से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स जो है काफी ज्यादा फेमस है। सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। स्ट्रेटजी यूजेस अ कोर बफर मॉडल, कोर टोटल प्रोटेक्शंस, नो ह्यूमंस बफर मिक्स, यूज लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से सेपरेट कर दिया जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटीज काम नहीं करेगी। Success in India now hosts 75% of world tigers, with the population growing to nearly 3,682 2022 census across 55 plus reserves. मतलब जो भी हमारे पास टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर की संख्या बड़ी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, सुंदरबन है, ये सारे टाइगर रिजर्व है। बालक की कितना परसेंट आखिर इंडिया में किस तरह का फॉरेस्ट है, याद रखोगे किसी भी कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस में कितना परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए। तो किसी भी कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस में कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जैसे 50% जो फॉरेस्ट है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, 50% फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। याद रखो उसमें कोई नहीं एंट्री करे, चाहे कोई भी हो। ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ किया जाता था, उनसे हेवी अमाउंट लिया जाता था और उस अमाउंट को लेने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ कर दिया जाता था कि जा भाई जी ले जिंदगी, मतलब टिम्बर कट कर ले, थोड़ी सी रिसोर्सेज यूज कर ले। अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट का सबसे आउटर पार्ट होता था, वहां पर न कोई रिसोर्सेज नहीं था, नहीं वहां पर फ्लोरा, नहीं वहां पर फौना। और जनरली ट्राइबल लोगों को रिजर्व फॉरेस्ट जहां पर रिसोर्सेज था वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर भेजा गया। याद रखो कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण यही था कि ट्राइबल लोगों को फ्लोरा और फौना के कंट्रोल से टोटली बाहर कर दिया गया। अब आपको एक भिखारी देश का राजा बना दिया जाए, क्या फायदा उससे। राजा बनाए जिसके पास रिसोर्सेज हो, जिसके ट्रेजरी में खजाने भरे हो, तब जीवन जीने का मजा आएगा ना। ये समझने वाली बात है। ठीक है। अच्छा बालक, ये तो हो गया कि 1970। अच्छा चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट जो था हिमालयन रीजन में स्टार्ट किया गया। और मान लो कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप ट्री को कट करने जा रहे हो तो हिमालयन रीजन की महिलाएं जो है पिक्चर में आपको दिख रहा है चिपक जाती थी ट्री से। और वो नहीं फेमस सा लाइन है कि मेरे लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा, गुजर जाते थे अंग्रेज लाशों से। चल भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी लाशों से गुजर जाते, पर वो ट्री काट देते। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके बहुत बड़े लीडर रहे। Origin started in 1973 Uttarakhand, then Uttar Pradesh to stop commercial logging and protect the Himalayan forest. ए, उसके बाद मेथड villages led by the women like Gaura Devi physically hugged the trees to prevent contractors from cutting them down. मतलब वो पूरी तरह से चिपक गई ट्री से ताकि कॉन्ट्रैक्टर उसको कट न कर पाए। Leaders and impacted by Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt is resulted in the 15 years ban on cutting green trees in the Himalayan region. सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट के प्रयासों से लगभग 15 साल तक टोटली रोक दिया गया ग्रीन ट्री को कटिंग को लेकर के। गौरा देवी इनिशियल स्टेज पे वो मेथड एडॉप्ट की थी कि अब ट्री से जाके चिपक जाएंगे 1973 के आसपास। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी 1972 में आया। तो दोनों थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। अच्छा जेएफएम क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, 1988 में स्टार्ट हुआ, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ। इसमें गवर्नमेंट और लोकल पीपल मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने हैं क्या? अभी नहीं कि सर एज ए टीचर आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे, मतलब वो थोड़ा सा फेमस कैरेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ। बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की एक कम्युनिटी है जो वहाँ के जंगलों में रहने वाले जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालती है। मतलब आप उन जानवरों को मार रहे हो तो मतलब कि आप उनके बच्चों को मार रहे हो। और इसीलिए बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान के अगेंस्ट है, क्योंकि इन्होंने और इनकी जो पूरी मूवी की टीम थी इन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था और उनके लिए वो जानवर बच्चों से ज्यादा है। तो जेएफएम कहाँ स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा में 1988 में स्टार्ट हुआ था। और इस जेएफएम के थ्रू कम जो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट और लोकल पीपल मिल करके प्रोटेक्ट करते थे।
Give and take model villages protect the forest from the fire and illegal cutting. In return, they get non-timber products, fruits, fodder and share of the timber profits. मतलब जो टिम्बर था उसके प्रॉफिट को भी शेयर करते थे, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट को भी शेयर करते थे. His success first officially launched in Odisha, 1988. It was inspired by the Arabari forest experiment in West Bengal, which successfully restored 1,272 hectares of sal forest. मतलब क्या इसका कुछ जेफिम का कुछ आउटकम्स आया? आया ना. इस जेफिम का आउटकम्स है कि 1272 हेक्टेयर साल फॉरेस्ट को बंगाल में प्रोटेक्ट कर लिया गया इसी मेथड से. अच्छा वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर गए. याद रखोगे ये भाखड़ा नांगल डैम है इंडिया का सबसे यूजफुल डैम जो सतलज रिवर पे है. और ये हीराकुंड डैम है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो महानदी रिवर पे है. और हर एक डैम की अपनी इंपॉर्टेंस है. डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है. डैम के बारे में बात करेंगे तो डैम के पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं और डैम के नेगेटिव आउटकम्स भी. डैम के चार अगर पॉजिटिव आउटकम्स बोले कि डैम बनाने का क्या फायदा होगा तो सबसे पहले ये फ्लड को कंट्रोल करता है. सेकंड, रिजर्वॉयर्स फॉर्मेशन से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहां पर कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, फिश ब्रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है. फोर्थ पॉइंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. फिफ्थ पॉइंट, कैनाल्स जनरेट करते हैं यहाँ पर इरिगेशन के लिए. तो बहुत सारे डैम के प्रॉफिट है. और डैम को इसीलिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है क्योंकि डैम बनाने का मतलब नहीं बस एक फायदा गेन करना. डैम बनाकर हम मल्टीपल उसके फायदे लेते हैं. डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि डैम से फ्लड जैसे कंट्रोल होता है फ्लड क्रिएट भी होता है. डैम फ्लड कंट्रोल के साथ फ्लड क्रिएट भी करता है. डैम के बनने के बाद एक साइड में जब रिजर्व वॉइस फॉर्म हो जाता है तो वहां पर हैबिटेट टोटली अफेक्ट हो जाते हैं. जो भी हैबिटेट है उनको फोर्सफुली वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है. नेविगेशन बाध्य हो जाती है. जिस रिवर पे डैम बना हुआ वहां पर आप नेविगेट नहीं कर सकते हो. ऐसा थोड़ा है कि धूम वाली बाइक है आप जंप करके दूसरे साइड में चलना ही पॉसिबल है. क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है. एक्वेटिक लाइफ का जो मूवमेंट्स है वो डैमेज हो जाते हैं. तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है डैम के. याद रखोगे इस चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है कि डैम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताओ तो आप कर लोगे. ठीक है. एक क्वेश्चन है कि वाटर स्कार्सिटी के मेन कॉजेस क्या है. क्यों वाटर की स्कार्सिटी होती है. तो वाटर स्कार्सिटी के अति सर्वत्र वर्ज्यते. मेरी एक लाइन याद रखिएगा. अधिकता हर जगह वर्जित है. वही उसी को एक्सेसिव यूज बोलेंगे. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज फास्टर देन इट कैन नेचुरली रिचार्ज. नहीं समझ में आया कुछ. ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी भी रिसोर्स के डैमेज होने में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज इज अ मेजर फैक्टर. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन का ग्रोथ होना. लिख देंगे उसको. पोल्यूशन कंटिमिनेशन ऑफ रिवर of and lakes for industrial waste, sewage and केमिकल फर्टिलाइजर मेकिंग वाटर अनयूजेबल. जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री सेटअप है किसी रिवर बॉडीज किनारे और बिना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट का आप उसके वाटर को ऐड कर दे रहे हो रिवर में. एक तो रिवर के फ्लो को डैमेज करेगा, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, रिवर के वाटर को डैमेज कर देगा. unequal access, wasteful consumption by wealthy and urban areas while poor and rural regions face several shortages. याद रखोगे हेल्दी लोग, हेल्दी नहीं वेल्दी लोग, सॉरी, वेल्दी लोग के पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो ज्यादा पानी से नहा सकते हैं. लेकिन आप बताओ कि एक पुअर आदमी जो पूरे मतलब 2 घंटे के लाइन में खड़ा होकर के वाटर कलेक्ट करके लाया है, क्या उसको मन करेगा 20 बाल्टी नहाने का. नहा सकता है नहीं नहा सकता है. रिसोर्स ही नहीं है उसके पास. Irrigation dam provides a steady water supply for farming through canals, allowing crops to grow can during the dry seasons. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई करता है. अभी इस पे जिक्र हम लोग किए हैं. ठीक है. पॉजिटिव आउटकम्स है. अब निगेटिव आउटकम्स में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देता है. ठीक है. इकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करता है, रिवर के फ्लो को रोक देता है, फिश ब्रीडिंग या माइग्रेशन को ब्लॉक करता है. उसके अलावा जो आपके फ्लोरा फोना उसको डैमेज करता है. ठीक है. वेट ऑफ मैसिव रिजर्वर्स कैन ट्रिगर द अर्थक्वेक. अगर बहुत ज्यादा आपका बहुत बड़ा रिजर्वर्स फॉर्म हो गया है, बहुत लार्ज स्केल पे आपने डैम बनाया है, तो उस केस में अर्थक्वेक भी आती है. जैसे कुछ कुछ लोगों का तो ये मानना है, यूट्यूब पे ऐसा वीडियोस भी रहते हैं कि बहुत बड़ा डैम बनाने के कारण चाइना में अर्थ के वो रोटेशन के मूवमेंट कुछ अफेक्ट हो रहा है.
ऐसे भी कुछ कुछ तो मतलब इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या वो क्या मेथड है आपके पास जिससे आप वाटर को स्टोर करते, तो सबसे अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में गेंडाथुर विलेज है, जहां पर वहां के लोग जो है अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद मोर देन 1 लाख लीटर जो है वाटर वो स्टोर करके रख लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कलेक्ट वाटर इज डाइवर्टेड इनटू रिचार्ज wells, bore wells, abundant dug wells to replenish depleted underground water levels। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो होता है एरिड रीजन्स में, वहां पर टैंकास में वाटर को स्टोर किया जाता है, स्पेशली राजस्थान वाले रीजन में टैंकास, खादिन्स, इन सब रीजन्स में स्टोर करते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर काफी दिनों से होते आ रहा है। एग्रीकल्चर के फिजिकल इन बोले कि फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशियो कल्चर पे डिपेंड करता है। और फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्मिंग जो होता है सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। जैसे इंडिया में 3 तरह की फार्मिंग होती है, एक होता है प्रिमिटिव फार्मिंग, सेकंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड कमर्शियल फार्मिंग। याद रखोगे प्रिमिटिव फार्मिंग में एग्रीकल्चर पैचेज में होता था, काफी कम जगहों पे। सेकंड पॉइंट, प्रिमिटिव फार्मिंग में क्रॉपिंग सीजन एक होता था, पुराने टूल्स का यूज करते थे, हो दो सिकल्स ये सब का। इरिगेशन के लिए आपके पास वो रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, फर्टिलाइजर आपके पास नहीं था, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी कम होगा, इसमें घबराना नहीं, जब आपके पास है ही नहीं तो प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। अभी जिक्र के सारे इसके मानसून वाटर मानसून के लिए पे डिपेंड रहते थे वाटर के लिए। नेचुरल सॉइल की फर्टिलिटी तो उसी पे डिपेंड था, और इसमें फैमिली वाले ही मिल करके काम करते थे इस चीजों में। अच्छा बालक, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव फार्मिंग ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसको झूम कृषि भी कहीं कहते हैं। और झूम झूम करके घूम घूम करके जो एग्रीकल्चर होता था उसको झूम कृषि बोलेंगे। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ओवर टाइम, प्रॉम्प्टिंग फार्मर्स टू शिफ्ट टू न्यू पैचेस। नए जगहों पे वो क्या हो जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे। लो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है इसमें, और इसलिए प्रोडक्शन उतने ज्यादा नहीं हो पाते। इससे क्वेश्चन रहता है, मैस करने के लिए दे सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूम कृषि बोलते हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पमलाओ मणिपुर में बोलते हैं, दीपा बस्तर, अंडमान एंड निकोबार में बोलते हैं, बेवार और दैयार मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोडुपेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, खील हिमालयन रीजन में, और कुरुआ झारखंड में। ये डिफरेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखोगे इसको जब भी आप देखोगे वीवीआई वाले फॉर्म में देख लोगे, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग HYB सीड्स, हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे डिपेंड करता है। कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपके पास मॉडर्न मेथड्स होने चाहिए एग्रीकल्चर का। कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपके पास इरिगेशन के बढ़िया सोर्सेज होने चाहिए। उसके लिए आपके पास फर्टिलाइजर होनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स होनी चाहिए। तब जाकर के आप कमर्शियल फार्मिंग करोगे, आप अपने लिए सरप्लस क्रॉप ज्यादा उगाओगे, उसको मार्केट में सेल करोगे, पैसे ही पैसे होंगे, ठीक है। मतलब ज्यादा बेनिफिट गेन करोगे। मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, वैसा एग्रीकल्चर जो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाए, उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और ए पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए इसमें इसके पास वो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं रहता, ए मैन्योर यूज करते हैं, ए हो दो से नहीं, ये थोड़ा सा प्लगिंग टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, इन सब रीजन में सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। मैक्सिमाइज आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड रहता है, मैक्सिमाइज आउटपुट होता है। बट सबसे सुटेबल जो होता है एग्रीकल्चर के लिए होता है कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, देखो सेम टाइप के क्रॉप्स को लार्ज स्केल में लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में ब्रिटिशर्स अलग अलग जगहों से लेबर को ले जाकर, स्पेशली अफ्रीका से लेबर को ले जाकर के यूएसए में एग्रीकल्चर कराते थे, तो ये किसका एग्जाम, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। कैपिटल इंटेंसिव विथ माइग्रेंट लेबर मतलब कहीं से कोई लेबर आ गया, उसके थ्रू हम यहाँ पर कर रहे हैं एग्रीकल्चर। टी इन आसाम, आसाम में ट्री, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ट्री का प्रोडक्शन, कर्नाटका में कॉफी का प्रोडक्शन, रबर, शुगर केन, बनाना, वेरियस रीजन्स, ये सब जो है ये डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स है जो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल है, जैसे रबर, शुगर केन, बनाना, कॉफी, टी, ये सब।
अच्छा देखिए, अगर की कॉन्सेप्ट की बात, रीजनल वेराइटीज इन क्रॉप यूजेस, मतलब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। राइस कमर्शियल इन हरियाणा बट सबसिस्टेंस इन उड़ीसा। हरियाणा में कमर्शियल फार्मिंग के रूप में राइस को उगाते हैं, जबकि उड़ीसा में सबसिस्टेंस फार्मिंग के रूप में होता है। प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसेंशियल होता है किस चीज के लिए? प्लांटेशन के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किस चीज का है, तो देखो जो विलेज वाले बच्चे होंगे आसानी से बता देंगे कि सर ये राइस है। ठीक है, राइस का कलर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि राइस जो होता है खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल होता है। Rabi cropping season soon October to December, winter harvested April to June, summer. Important Rabi crops wheat, barley, peas, gram and mustard जो होता है important Rabi crops होता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब रीजन में उगाते हैं। टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 15 टू 21 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करते हैं तो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर 15 टू 20 और रेनफॉल 50 टू 75। और विंटर के टाइम पीरियड में हम इसको लगाते हैं। वेस्ट और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है वो आपके रबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए सबसे सुटेबल होता है। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, और वीट सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रबी क्रॉप्स का। इसके अलावा पल्सेस भी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, खरीफ क्रॉप पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। खरीफ क्रॉप कब लगाया जाता है? तो जून में लगाया जाता है, जब मानसून अराइव हो जाता है। इसके लिए ज्यादा वाटर चाहिए, कम से कम मोर देन 2 मंथ्स इसके जो रूट्स है वो वाटर में डूबे होने चाहिए। इसको प्लांट करते हैं वही जून के आसपास और अक्टूबर में कट कर लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ मानसून हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर, हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर में। पैडी के अलावा जिसको धान बोलते हैं, जिसके सीड को हटा करके राइस बनाया जाता है, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इस जो है डिफरेंट टाइप्स के वो फूड आइटम्स है, सीरियल्स हैं जो उगाए जाते हैं खरीफ क्रॉप के रूप में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जैसे उसका वीट का हम लोग देखे थे, उस तरह से WB वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जो है यहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है। पैडी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा भले नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, लेकिन पैडी उस वहां पर भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, रबी क्रॉप्स के लिए विंटर में होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो MS स्वामीनाथन ने 1967 में लाया था, उसके बाद हम लोग कभी भी ग्रेन्स की स्कार्सिटी फेस नहीं किया। मानसून क्रॉप जो होते हैं, खरीफ क्रॉप को चाहिए मानसून। रीजनल वेरिएशन, सम रीजन्स एग्जांपल असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ग्रो 3 पैडी क्रॉप्स एनुअली। अस, अमन एंड बोरो 3 पैडी क्रॉप वो उगाते हैं। और जायद क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जायद क्रॉप्स का मतलब होता है जिसको उगाने में काफी कम टाइम लगे। जब हम रबी क्रॉप्स अपना कट कर ले, हम वहां पर खरीफ क्रॉप लगाने वाले हैं, 2-3 महीने का जो गैप होता है वहां पर जायद क्रॉप्स को उगाया जाता है। मतलब मिलेट्स क्या होता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी इज एग्जांपल ऑफ मिलेट्स। मिलेट मतलब मोटे अनाज, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी अच्छी होती है, फूड और फॉडर के लिए उगाए जाते हैं। और आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इसमें ज्यादा होता है। जैसे रागी का एक ब्रिटानिया का बिस्किट आता है, 10-12 पीस रहता है और 60 रुपीज से ज्यादा प्राइस है, जबकि पार्ले जी का कम। क्यों? क्योंकि उसकी उसके लिए रॉ मटेरियल्स अच्छा यूज हुआ है, उसका वैल्यू अच्छा है। ज्वार रेनफेड क्रॉप होता है, वर्क मॉइस्ट एरियाज रिक्वायर्स मिनिमल इरिगेशन, कम से कम इरिगेशन चाहिए। और मेजर प्रोड्यूसर जो ज्वार का है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। बाजरा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर ग्रो करता है? बाजरा जो है वो, बाजरा का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राजस्थान है, रेड सॉइल में और ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सब जो है बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है। रागी में कर्नाटका, मेज में कर्नाटका, कॉफी में कर्नाटका, याद रखोगे इस बात को। ब्लैक सैंडी, लूमी और सेलो सॉइल में पाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर कर्नाटका है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है रागी। बट रागी का कर्नाटका, बाजरा का राजस्थान और ज्वार का महाराष्ट्र है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मिलेट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब करेंगे कि कोई डाउट ही ना बचे।
खत्म कर देंगे, मतलब एकदम बढ़िया से निचोड़ डालेंगे इस चैप्टर को, पूरे ज्योग्राफी को। मेज एक ऐसा इकलौता फूड आइटम्स है जो कि फूड के लिए भी यूज करते हैं और फॉडर के लिए भी, खुद खाने के लिए भी, जानवरों को खिलाने के लिए भी। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको, और इतना ही टेम्परेचर शुगर केन के लिए भी चाहिए। याद रखो कि HYV सीड्स यूज करेंगे फर्टिलाइजर इरिगेशन के, और जो बांगर होता है सॉइल, एलुवियल सॉइल का जो पार्ट है, वो सुटेबल होता है इसके ग्रोथ के लिए। मेज के लिए मेजर प्रोड्यूसिंग फिर से कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है जो मेज का प्रोडक्शन करता है। पल्सेस भी एक पॉइंट याद रखो, पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया है। जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राफ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस है। ग्रो इन खरीफ एंड रबी, बहुत सारे ऐसे पल्सेज होते हैं जो खरीफ सीजन में भी उगाया जाता है और रबी सीजन में भी उगा सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, रिक्वायर लेस मॉइस्चर, सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, सॉइल फर्टिलिटी रोल। लिग्मिनस क्रॉप्स, मतलब ऐसे पल्सेस जो बैक्टीरिया को फिक्स करते हैं रूट्स में, उसको लिग्मिनस क्रॉप बोलते हैं। यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स के रोटेशन के साथ इसको ग्रो करते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। राजस्थान, कर्नाटका, यूपी, ये सब जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। देखिए शुगर केन की बात करते हैं, 21 से 27 डिग्री, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। सॉइल ग्रो इन वेराइटी, मतलब कि सॉइल ग्रोज ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स। शुगर केन को अलग अलग सॉइल में हम उगा सकते हैं। 21 से 27 डिग्री जो मेज के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए भी उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ग्लोबल रैंक की बात करते हैं तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे लाइज करता है, और इसी शुगर केन से शुगर, गुड़, जिसको जैगरी बोलते हैं, खाजरी और मोलासिस, ये सब वहां पर मतलब शुगर केन से हम बनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, इन सब रीजन में काफी ज्यादा शुगर केन इंडस्ट्रीज है। याद रखोगे शुगर केन जो मिल है वो शिफ्ट हो गया, जो उसका प्रोडक्शन यूनिट्स था वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि कोऑपरेटिव वहां पर अच्छा काम करते हैं। covered or coverage our productions. India is a major producer of oilseeds, covering approximately 12% of the total cropped area of the country. तो टोटल क्रॉप एरिया का 12% जो है वो हम लोग क्या करते हैं, 12% उसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ऑयल सीड्स का। मेजर वेराइटी ग्राउंडनट, a kharif crop that accounts for about half of the major oilseed produced in India. Gujarat is the leading producer है। Other mustard and linseeds, rabi crops, sesame, kharif in north, rabi in south, and the custard seeds growth in the both season. custard seeds को दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है। टी एक बेवरेज क्रॉप्स होता है, ये माउंटेनियस रीजन्स में, हिली रीजन्स में इसको उगाया जाता है, याद रखोगे इस बात को। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, चीप लेबर चाहिए, तभी जाकर सुटेबली ग्रो कर पाएगा। और असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का नदर्न पार्ट, वहां पर भी टी का प्रोडक्शन होता है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एक क्रॉप है, ठीक है, मतलब। अच्छा, मिनरल्स किसको बोलते हैं, तो मिनरल जो होता है होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। डिफिनेबल इंटर जिसके डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पाया जाता है ओर्स के फॉर्म में, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी रहती है, जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखोगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या पाया जाता है, तो मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है वेन्स और लोड्स के रूप में, ठीक है। स्मॉलर ऑकरेंस को वेन्स और लार्जर ऑकरेंस को लोड्स बोलेंगे। टीन, कॉपर, जिंक, ये सब है। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करते हैं तो फाउंड इन बेड्स और लेयर ड्यू टू द डिपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कोल, आयरन ओर। सेडिमेंट्री में नन, वो जो नन मेटालिक मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। और डिपोजिशन ऑफ surface rocks, removal of soluble constituents leaving a residual mass of the weathered materials containing ores।
उसमें क्या होता है, ओर कंटेन करता है, एलुवियल सॉइल में प्रेशर डिपॉजिट होता है, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वही एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हम लोग जानेंगे, मेटालिक मिनरल्स जो होता है बैकबोन होता है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। और मैग्नेटाइट का मतलब जो मैग्नेट जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयरन का परसेंटेज जो है 70% है, उससे भी ज्यादा होता है, उसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का मतलब होता है मोस्ट, और ये इसमें जो कंसंट्रेशन रहता है आयरन का 50 to 60%, ये थोड़ा बेकार होता है, और मैग्नेटाइट अच्छा होता है। मेजर आयरन और बेल्ट चार है। एक है, एक आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा में बदम पहाड़ माइंस और खेंदुजा, ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। और नुआ और गुआ मोडी जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यहाँ जो है मेन रीजन है, फर्स्ट आयरन आयरन के ऑकरेंस का। सेकंड जो है वो चंद्रपुर, दुर्ग और बस्तर, सेकंड आयरन ऑकरेंस रीजन है। थर्ड की बात करते हैं तो कर्नाटका में चार जगह है, और वो है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु। और उसके बाद फोर्थ जो है वो आपके महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्टल रीजन है वहां पर पाया जाता है। मैग्नीज की का मेन वर्क होता है हार्डनेस प्रोवाइड करने में। आयरन के साथ इसको मिक्स कर दोगे तो आयरन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका यूज करते हैं। कॉपर की मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी अच्छी होती है, और इसको इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। ठीक है, फिर से आ रहा है कि कैसे बचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब यूज करेंगे तो रिसोर्स को डैमेज नहीं करेंगे। और बोला कि द रेड होल माइनिंग मेघालय माइनिंग इज डन बाय फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल, दिस इज नोन एज रेड होल माइनिंग। मतलब घर वाले कुदाल ले सब फावड़ा लेते हैं और चल भाई कोल लेकर के आते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग सब यूजिंग सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द मटेरियल्स, हम लोग इसको इसके सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ फोकस करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को इग्नोर कर देंगे, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, मिनरल्स को बचा सकते हैं। ये आपकी कॉपर माइंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी का। गुड्स ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारी चीजें यहाँ से आप लेकर के जा सकते हो क्योंकि रॉ मटेरियल्स हमारे पास अच्छी खासी पाई जाती है। पोवर्टी एलिवेशन में इरेडिक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी कंट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 17% कंटेन करता है। आगे के 10 सालों में 27% इसका टारगेट है, 27% तक हम मतलब कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अगर हम इंडस्ट्रीज के, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, ऐसी इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर गुड्स पे डिपेंड रहते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्शन के मिनरल्स पे डिपेंड रहते हैं उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज या बिस्किट इंडस्ट्रीज इज एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड मतलब एल्युमिनियम, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब जो है मिनरल बेस्ड है। जैसे बोला कि टूथपेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, अगर 1 CR के आसपास हो रहा है तो स्मॉल स्केल, और 1 CR से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, लार्ज स्केल। और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कुकिंग, जैसे आयरन कुकिंग को लाइमस्टोन को 4:1 के रेशियो मिला कर दीजिएगा तो स्टेनलेस स्टील बन जाते हैं। और कौन सा कंट्री कितना स्टेनलेस स्टील यूज करता है उससे भी उसकी डेवलपमेंट डिटरमाइन होती है, क्योंकि स्टील का प्राइस ज्यादा रहता है तो जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास इनकम होगी, वही चीज परचेज करेगा। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, और इससे हम लोग कंडक्टर बनाने में यूज करते हैं। और बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है, एक हेवी और बल्की
रॉ मटेरियल्स होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का, याद रखोगे इस बात को। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एयर। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार बाइक का यूज करते हैं, उससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। अब कार पुलिंग कर लो या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उसमें कम डिग्रेड होगा इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, एग्जांपल पेपर केमिकल्स ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब बिना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट का आप ऐड कर दोगे तो फिर ये तो दिक्कत होगी। थर्मल हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स किलिंग एक्वेटिक लाइफ, नॉइज कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इंक्रीज हार्ट। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसके बीच में आपको घर बना के दे दिए, नहीं रहना चाहोगे आप, क्योंकि बहुत इरिटेशन होगा। तो नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बचपन से इसको पढ़ते हैं और आराम से लिख दोगे। ठीक है, कि क्या मेन कॉजेस है उसके, क्या हो जाएगा अगर नॉइज पोल्यूशन, इरिटेट हो जाएगा, पागल भी आदमी हो सकता है। एक कोल की बात करते हैं तो कोल 4 प्रकार के होते हैं, और उस 4 प्रकार के जो 4 टाइप्स के कोल है उसमें है पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। ठीक है, ये अगर पीट की बात करें लेस देन 50%, लिग्नाइट की बात करते हैं तो 50 टू 60, बिटुमिनस की बात करते हैं तो 60 टू 70 और 70 टू 90 के आसपास। देखिए वेरी करता है अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग, ये 70 टू 90 के आसपास। एंथ्रासाइट्स याद रखो, एंथ्रासाइट मतलब इतना हार्ड कि फेंक के मारो किसी को तो मतलब सर फट जाएगा। फिर से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की बातें की जा रही है, मिनिमाइज कर देंगे यूजेस को, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो इस तरह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एयर फिटिंग स्मॉल स्टैक विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस और फाइबर फिल्टर्स या प्रेसिपिटेशंस जो है उससे हम पास कराएंगे तो इजिली वेस्ट ये सब रिलीज नहीं होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड सॉलिड बिफोर रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज, मतलब किसी भी वाटर बॉडीज में कोई वेस्ट मटेरियल ऐड करें तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एग्जाम कॉन्सेप्ट एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक सेंटर पॉइंट है, कहीं इंडस्ट्री सेटअप हो, जैसे मान लो जमशेदपुर में इंडस्ट्री सेटअप हुआ सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो उसके चारों तरफ डिफरेंट इकोनॉमी जनरेट हो गए कि वहां पर वर्कर्स रहेंगे उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, वर्कर्स रहेंगे उनके बच्चे को स्कूल चाहिए, वर्कर्स रहेंगे उनको क्वार्टर चाहिए, वर्कर्स रहेंगे उनको डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी चाहिए। तो एक इंडस्ट्रीज के चारों तरफ अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और इस तरह से वन शॉट में काफी धमाकेदार तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लोगे, उस पार्टिकुलर टॉपिक का आपको स्पेशली समझाते हुए एक वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज और, पूरे साल हम लोग क्या क्यों मैटर नहीं करता है, लेकिन जो हमारा 7 को बड़ा फाइनल मैच है, ठीक है, उस फाइनल मैच में वो इंडिया का वो T20 वर्ल्ड कप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल मैच, उस फाइनल मैच में हमको बढ़िया परफॉर्म करना होगा। और जैसा कि आपको पहले ही बताया है लास्ट वीडियो में भी कि वो जो चारों मेन सब्जेक्ट है उसका वन शॉट, देखिए सारा चैप्टर का वो वीडियो आ चुका है चैप्टर वाइज, बट एक वन शॉट एग्जाम के पहले एक फुल रिविजन वाले जो सीरीज है वो आएगा, तो आप उसको देखना ना भूले। और दूसरी बात कि अगर आप अपने एकेडमिक जो परफॉर्मेंसेज है उसको बेटर बेस्ट बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 हम लोग अवेलेबल है आपकी वो गाइडेंस के लिए, आपको सपोर्ट के लिए। तो आप हमसे जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। और आपको पता है लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया था कि एआई खुद की अपनी हम लोग के द्वारा डेवलप की गई है, उसमें आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वो क्या सुटेबल है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, जिसमें बच्चे अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ करके यूट्यूब पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो आते रहे तो वहां पर कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।